नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ईद के अवसर पर। आप सोचो कि ईद के अवसर पर क्या इविक्शन नहीं किया जा सकता, इलीगल इंक्रोचमेंट को खाली नहीं किया जा सकता? क्या ईद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ईद के नाम से बार बार ऐसा किया जा सकता है क्या? हर जगह जहाँ पर आपने कब्जा करके रखा, चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, आपने ज़मीन खाली देखी और वहाँ आपने पहले 4 शादियाँ की, 14 बच्चे किए। बच्चे जाएंगे कहाँ? क्योंकि आप तो रेडी वाले थे, आप पटरी वाले थे, आप पंचर वाले थे। और पंचर बनाते बनाते ये कह दिया ये 14 संतानें जो ही हैं ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह की ये ज़मीन है, और वहाँ कहीं भी जाकर उनको बसा लिया। रेलवे की जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ बस गए। बस स्टैंड के पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ बस गए। या कहीं भी घूमते घामते चले गए। ये तो हमारे यहाँ घुमंतु जातियाँ होती थी, वो करती थी और उनका ये अधिकार होता था। घुमंतुओं के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और उनको शिफ्ट कर रही है। ये घुमंतु जातियों को शिफ्ट करना, और जो कि एंशियंट टाइम से यही चल रहे, महाराणा प्रताप के टाइम से ऐसी घुमंतु जातियां चल रही हैं। और घुमंतुओं का कारण ये है कि वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो साहब महाराणा जब दोबारा सत्ता में आएगा और मुस्लिम शासन जब संसार से ख़त्म हो जाएगा तब हम दोबारा घरों में रहेंगे। ये उनका लॉजिकल अपना आंसर है जो वो लंबे समय से देते आ रहे हैं। जब से राणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का, उसके बाद राणा को फॉलो करने वाले लोग या उनके साथ जो जातियाँ थीं, चाहे वो ST थीं, चाहे वो SC थीं, चाहे वो सब घुमंतु जातियां बन गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पहले बचाना है और बचाकर सत्ता स्थापित करना है। लेकिन क्या मुसलमान जो घुमंतु तो नहीं है, वो तो कहता है अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया है, क्या उसको भी ईद का बहाना लेते हुए ये कहने का अधिकार है कि ये ज़मीन हमारी है और हमें यहाँ बैठना है? और नहीं, आप हमें हटा रहे हो तो दूसरी जगह हमको शिफ्ट करो, हमें आवास योजना के तहत आवास दीजिए। क्योंकि ऐसे तो देश भर में सरकार की लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। अब लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है और अधिकारी हमारे यहाँ के ब्रिटिश काल के हैं। ब्रिटिश काल से मतलब है कि वही मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं जो ब्रिटिश काल में मानसिकता, जिस मानसिकता से काम किया जाता था कि भाई हमने तो केवल अपना देखना है, बाकी सब ठीक है। ज़मीन तो हमने, ये जो हमारा काम है वो काम करने के लिए हम नहीं आए, हम तो उस पर क्या लाभ मिलेगा इसके लिए आए। और काम जो करते हैं वो टाइम पास करना है, टाइम पास करना, सुबह आ जाना, शाम तक जाना, टाइम पास करना, उसकी हमें सैलरी मिलेगी। और अगर हमसे काम करवाना चाहते हो तो वो हमको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा जो भी काम करवाएगा। ये मानसिकता जो सरकारी मानसिकता है, ये मानसिकता कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी तो नहीं लगता, जब तक रिफॉर्म ना आ जाए। ये मानसिकता हमारे देश में बन गई है। इसलिए सरकारी कर्मचारी को ध्यान नहीं देना है कि सरकार की ज़मीन पर कहाँ कब्जा कर लिया है, म्यूनसिपैलिटी के अधिकारियों को नहीं देना। और अगर ध्यान देना है तो इस बात के लिए ध्यान देना है कि वहाँ से मिलेगा क्या। कच्ची कॉलोनी बन रही है खेतों में, एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बन गए, बाद में वो कहता है कि नहीं हमें तो सुविधा शुल्क दो, पर स्लेब पर लेंटर में पैसे दो, आप अपना बना लो। बाद में जब तोड़ा जाएगा तो सरकार जानेगी, और तोड़ा जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और आप जाने। ये बातें कब खत्म होंगी ये हमको पता नहीं है, क्योंकि भारत तो गुलामी की पीढ़ी 1000 साल से है और गुलामी की मानसिकता, उसको कुछ करने का स्वभाव खत्म हो गया है। और जिनको करने का स्वभाव खत्म हो गया है वो US में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो यूरोप में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनको नौकरी करनी है, उनको काम ही करना है। इसलिए ये जो मुसलमान भारत में बन गया, हालांकि ये बेसिकली हिंदू है, इसको कोई संसार में मुसलमान कहता भी नहीं है, इसको हिंदी ही वो कह के संबोधित करते हैं, जैसे रोहिंग्या कह के संबोधित करते हैं, जैसे उइगर करके संबोधित करते हैं, वैसे ही, और जैसे ये बलूच कह के संबोधित करते हैं, वैसे ही भारत के मुसलमान को हिंदी कहा जाता है। उनको वो मुसलमान नहीं मानते, उनको वो हिंदी मानते हैं। अब रेलवे की जगह है 600 करोड़ रुपए की जगह 600 करोड़ रुपए की, मुंबई के बीचों बीच में 600 करोड़ रुपए की ज़मीन खाली पड़ी थी रेलवे के किनारे किनारे, और उन्होंने कहा साहब ये तो मेरे बाप की है क्योंकि अल्लाह ने दिया है। अब रेलवे लैंड पर 2021 में काम शुरू हुआ, रेलवे ने कहा हम अपना विस्तार करेंगे, हम यहाँ अपनी अटरियाँ पटरियाँ और प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप कैसे कर सकते हो, अल्लाह की ज़मीन है, हम तो इस पर रहकर रहेंगे, आप नहीं कर सकते। ये बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया। लोगों ने जब सरकार वहाँ पहुँची डंडा डुंडा लेके कि भाई हटाओ इविक्शन करवाओ, खाली करवाओ, तो चले गए कोर्ट। कोर्ट में जब मुकदमा हुआ तो कोर्ट ने भी समय ज़रूर लिया, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इविक्शन वैलिड है, रेलवे की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं हो सकता और कोई कंपनसेशन का प्रावधान नहीं।
मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रेलवे की ज़मीन है, ऑलरेडी 2021 में रेलवे की ज़मीनों को लेकर एक आदेश हो चुका है जिसमें यह कहा गया है कि रेलवे एक्ट 1989 और पीपीई एक्ट 1971, पीपीई कहते हैं पब्लिक प्रीमाइसेस इंक्रोचमेंट एक्ट, पब्लिक प्रीमाइसेस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक्ट। तो पब्लिक प्रीमाइसेस पर यानी कि सरकारी ज़मीन पर आप अगर अनऑथराइज तरीके से ऑक्युपाइड हो गए हैं और रेलवे एक्ट कोई कॉम्पनसेशन नहीं देता और इविक्शन करना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक मैंडेट दिया और मैंडेट में उन्होंने कहा कि रेलवे की ज़मीन पर जहां कहीं भी कब्जा है उसको इमीडिएट खाली किया जाए, इविक्शन इमीडिएट किया जाए सब राज्य सरकारों के लिए। इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कोई भी राज्य सरकार अपने यहां डंडा लेकर जा सकती है। लोकल सपोर्ट की जहां तक बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए लोकल सपोर्ट वहां होना ही चाहिए, यानी कि लोकल गवर्नमेंट वहां सपोर्ट करेगी। हां, यह बात जरूर है, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए कि किसके समय पर यह इंक्रोचमेंट हुआ, कौन जिम्मेदार था, किसको वहां देखना चाहिए था, यह अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें ये भी देखें कि अगर वहां किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन हो सकता है, रिहेबिलिटेशन के लिए एलिजिबल लोग हैं पुराने जजमेंटों के अनुसार, तो फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। अब रिहेबिलिटेशन के लिए रोहिंग्या नहीं होना चाहिए, बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक पार्टिकुलर समय से वहां पर विराजमान हो जाना चाहिए, जो कि झुग्गी तोड़कर मकान देने की व्यवस्था ओल्गा टेलिस के जजमेंट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कर गया, यशोधन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि भाई देखो, किसी को राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप सरकारी जमीन पर बैठा है इसलिए आप उसको रिहेबिलिटेट करिए। वहां से रिहेबिलिटेशन का प्रिंसिपल शुरू हुआ था। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब तो गांव से लोग चले आए और रिहेबिलिटेशन तो भारत में ऐसे हुआ, दिल्ली वक्त का तो हाल बड़ा बुरा था, एक कॉलोनी टूटी, उनको दूसरी जगह दे दी, वहां उन्होंने किराए पर उठा दिया और चले आए दूसरी झुग्गी बसाने, और घर में गांव में जितने लोग थे सबके नाम लिख दिए कि भैया इस झुग्गी में हम 7 लोग रहते वो अकेले ही हैं, 7 रहते हैं, तो 7 अलग अलग परिवारों के राशन कार्ड बनवा दिए और बाद में क्लेम करा कि भाई हम 7 लोगों के मकान दीजिए, तो 7 लोगों को 50-50, 25-25 जो भी प्लान बनाया सरकार ने बना कर दिए। वो उन्होंने 7 किराए पर उठाए, अच्छी आमदनी हो गई और फिर कहीं नई जगह झुग्गी बसा ली और अब की बार झुग्गी अपने बेटे के नाम से बसाई, बात खत्म हो गई। ये भारत में एक गेम शुरू हो गया ओल्गा टेलिस के बाद, या और जो जजमेंट इविक्शन वाले आए उनको करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होते, मैकेनिकल चलते हैं, एक बार कह दिया, उनके पास भी ये खबरें आई। तो उन्होंने कहा कि भाई एलिजिबिलिटी पहले देख लो, सबसे पहले व्यक्ति की एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि क्या वो रिहेबिलिटेशन के लिए एलिजिबल है। आपको याद होगा मैंने एक केस कर्नाटका का अभी कुछ दिन पहले ही उसका बारे में कहा था, जिसमें कांग्रेस की वहां सरकार, उसने उनका रिहेबिलिटेशन करने की व्यवस्था की थी। सरकारी खदान की जमीन पर पहले उनको बसा दिया, बसाने के बाद कहा हम इनको हटाएंगे, और हाई कोर्ट ने जब संज्ञान ले लिया तो हाई कोर्ट को उन्होंने कहा कि हम सब इनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। वहाँ के लोकल लोग चले गए, उन्होंने कहा साहब रिहेबिलिटेट किसको कर देंगे, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। ये अभी 6 महीने पहले यहाँ से आए और 6 महीने पहले खदान की ज़मीनों पर आकर इन्होंने झुग्गियाँ बसा ली। अब राज्य सरकार कहती है कि हम इनको रिहेबिलिटेट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि तुष्टीकरण उसकी नीति है, कांग्रेस की सरकार वहाँ पे थी। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की नीति है कि भाई इनको कैसे सेटल किया जाए, तो सरकारी ज़मीन पर पहले उनसे कहा कि यहाँ बस जाओ, और जब वो वहाँ बस गए तो बोले हम इनको तोड़ रहे हैं। जब वो तोड़ रहे हैं तो हाई कोर्ट में मामला गया, डलवा दिया, और हाई कोर्ट में कहा कि हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश करते समय ये कहा कि रिहेबिलिटेशन तो ठीक है, पहले इनकी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द रिहेबिलिटेशन और नॉट। क्या वो कितना समय, जो रिहेबिलिटेशन के लिए समय चाहिए, क्या उतना समय वो पास कर चुके हैं? क्या रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोसेस वो पार कर चुके हैं? क्या रिहेबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए वो जो नियम हैं उन नियमों के तहत आते हैं? तो मालूम पड़ा वो तो 6 महीने पहले ही आए थे, कहाँ नियम कहाँ का कानून। और वो तो उनके पास आधार कार्ड, मतलब आधार और ये तो हैं, लेकिन अभी तो भैया वोट के लिए भी आपको नागरिकता बतानी पड़ती है, तो उसके लिए नागरिकता हाई कोर्ट ने कंडीशन डाल दी और बोले नागरिकता बसाओ।
हल्द्वानी वाला केस सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। हल्द्वानी केस में हाई कोर्ट ने कहा रेलवे की ज़मीन है, आपने इंक्रोचमेंट करके। अब वो कहते हैं साहब कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने यहाँ स्कूल भी बना दिया था, उन्होंने पानी की टंकी लगा दी थी, उन्होंने यहाँ अस्पताल बना दिया था, उन्होंने साहब बिजली पानी हमको दिया, हम तो पक्का हो गए। जब हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा राइट क्या है, तो राइट कुछ नहीं रहते हैं साहब। अब किसी ने कहा हम 100 साल से रहते हैं, किसी ने कहा 60 साल से रहते हैं। मामला हाई कोर्ट को समझ आ गया। हाई कोर्ट ने इविक्शन का आदेश हल्द्वानी में मामले में कर दिया। पूरे देश में हंगामा हुआ कि साहब इतने 60,000 लोग हैं, 70,000 लोग हैं, इतने परिवार उतने परिवार, सारे बेचारे चले जाएंगे। और फिर वहाँ पर भी साहब ईद का समय है इसलिए ऐसा हो रहा है। ईद की वजह से अब बीजेपी की सरकार आ गई तो वो सब खाली करवा रही है, हमें तो सब जीने नहीं दे रही। ये सब कहानियां शुरू हुई। हालांकि वो हाई कोर्ट में फंस गया। हाई कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट ने वो इविक्शन को स्टे कर दिया। अभी वो मामला चल ही रहा है। लेकिन अभी जब इविक्शन के आदेश हो रहे हैं तो साथ में वो कहते हैं यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर द रिहेबिलिटेशन। इनकी पहले क्रॉस चेक करिए, इनकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, कितने वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पास घर है कि नहीं है, इनका कहीं भी घर है कि नहीं है, ये होमलेस तो नहीं है। अब मेरा गांव में मेरा घर बना हुआ है और दिल्ली में मैं कहता हूँ मैं होमलेस हूँ, तो आप होमलेस नहीं हैं। आपको पहले नागरिकता बतानी पड़ेगी। जब आप नागरिकता बताना शुरू करेंगे तो फिर आपको यहाँ से दिल्ली से अपने गांव भी पहुँचाना पड़ेगा। और गांव में नहीं पहुँच पा रहे हो कि गांव में हमारा घर है या मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो निश्चित तौर से या तो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब व्यक्ति फंस गया चक्कर में कि भाई रोहिंग्या या तो मैं अपना गाँव बताता हूँ तो वहाँ पता लग जाता है कि मेरे पास एक घर है, तो मैं होमलेस नहीं हूँ, तो भी एलिजिबल नहीं हूँ। और अगर मैं गांव नहीं बताता हूं तो ये लोग डिपोटेशन सेंटर भेज देंगे। अभी देखो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने हर डिस्ट्रिक्ट में डिपोटेशन सेंटर बनाने के आदेश दे दिए। डिपोटेशन सेंटर बनाओ, इनको डिपोर्ट करो। तो फिर अब वो फंस गया है। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से मामले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आंखें खुल गई हैं, वैसा आदेश वो करने लगे। तो 2021 के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिलीफ देने से मना कर दिया और कहा कि भाई देखो ये 600 करोड़ रुपए की जमीन है, ये मनकुंद्रा बांद्रा में, आप सोचो बांद्रा में, मानखुर्द और मानखुर्द मतलब बांद्रा जैसी जगह पर जहां रहने के लिए तरसता है व्यक्ति, वहां बढ़िया शौक से रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखा है तो वैसे, लेकिन एसी वेसी लगा कर रखे हैं। इन मामलों में ये रिलीजियस कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। फिर अब ये कहा जा रहा है कि साहब ईद है, ईद से पहले खाली करवा रहे हैं, जबकि 2021 से मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको मना कर चुका है। फिर भी सब ईद आ गई है, बकरा ईद है, इसलिए ये किया जा रहा है। हमें बकरा नहीं काटने देंगे, अब सब हम बेघर हो जाएंगे बकरा ईद पर। अरे भैया, भारतवर्ष में हर रोज कोई त्यौहार होता है, कभी हिंदुओं का, कभी मुसलमानों का, कभी ईसाइयों का। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ 365 दिन में 700 त्यौहार होते हैं। कभी कभी तो आप सोच लीजिए, हर दिन सोमवार मंगल बुध सब दिन कुछ ना कुछ होता है। तो क्या सरकार काम करना बंद कर दे? सरकार ज़मीनें खाली करवाना बंद कर दे? रेलवे की ज़मीनें खाली नहीं होंगी? अब ये कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की है, कम्युनिटी वेलफेयर पिटीशन डालने की कोशिश की। हालांकि हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। ईद का बहाना लिया गया था और ये कहा गया था कि साहब ये हमको सता रहे हैं ईद की वजह से, चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमको बाहर निकालने का इनका पूरा उद्देश्य है। हालांकि वहाँ पर हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते देवेंद्र फडणवीस, और क्यों कोई भी फडणवीस बैठे हों, कोई भी देवेंद्र जी बैठे हों, किसी भी प्रदेश का मामला हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, टीएमसी की हो, टीपी की हो, किसी की भी हो, अरे भाई सरकारी ज़मीनें अगर खाली नहीं होंगी, आपने 14 बच्चे पैदा क्यों किए? किसके लिए? सरकार के लिए। आप तब कहते हो कि अल्लाह देगा। अब अल्लाह देगा तो नीचे सरकार बैठी है, वो साफ करवारी करे। आपकी जिम्मेदारी है कि जनसंख्या को कंट्रोल करें। आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं भी जनसंख्या बढ़ाई और मस्जिद बना ली और बाद में रिलीजन का नाम दे दिया। नहीं, आपको खाली करना पड़ेगा। आज ये चीजें पॉलिसी में तय हो गई और मुझे लगता है इन कामों की वजह से ही भाजपा को पूरा देश पसंद करता है। भाजपा को प्रदेश पर प्रदेश मिलते जा रहे हैं। वो सरकार पर सरकार इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो देश हित में सरकारी ज़मीन का मतलब हम सबकी ज़मीन, हमारी और आपकी भी ज़मीन,
क्योंकि देश हमारा है, सरकार हमारी है, सरकार हमारी है तो सरकार की ज़मीन भी हमारी है, लेकिन पर्सनल किसी की नहीं है। ये मेरी और आपकी भी ज़मीन है, ये पर्सनल नहीं है। अगर पर्सनल कोई कहता है ईद के नाम से, कोई मुसलमान के नाम से, कोई और दूसरे नामों से, तो ये नहीं हो सकता। हालांकि ये पीछे से बेच देने की कोशिश की गई कि नहीं नहीं, ये तो सता रहे हैं, ईद की वजह से ये कर रहे हैं, एकदम रातों रात खाली कर रहे हैं, जबकि इस पर आदेश नीचे से लेकर ऊपर तक सभी हो चुके हैं। बाकी आपका क्या व्यू रहता है, आप क्या इस विषय पर कहते हैं, वो आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके पास भी इस तरह का कोई इलस्ट्रेशन है, आपके पास भी कोई लीगल मैटर, देखिए मैं तभी प्रोनाउंस करूंगा, मैं तभी उसको स्प्लिट आउट करने की कोशिश करूंगा जब मुझे लीगल डॉक्यूमेंट मिलेंगे। मैं बिना लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक से या बाकी से मैं कोई मैटर नहीं लेता। मैं फर्स्ट हैंड सोर्स से मैटर लेता हूँ और फिर उस पर रिसर्च करवा कर फर्स्ट हैंड सोर्स लेता हूँ। आपके पास अगर कोई फर्स्ट हैंड सोर्स होता है किसी ऐसे विषय का जो जन भागीदारी में होना चाहिए, जो देश को पता होना चाहिए और जो देश के ज़्यादातर लोगों को कनेक्ट करे, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम उसको एक्सप्लॉइट करके और आपको दोबारा देश के लिए बता सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।